यूपीपीसीएस और आईएएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों में जो मुख्य परीक्षा होती है, रिटन परीक्षा, उसमें लेखन अभ्यास के बारे में एक इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। और महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारा आजकल कोर्सेज चल रहा है जिसमें कि लोग लिखते हैं और उसमें प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा भी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि 15-20 लोग हैं, रेगुलर उत्तर का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। कंपैरेटिवली काफ़ी लिखने की किसी की काफ़ी बहुत पीछे नज़र आती है और किसी किसी की काफ़ी बहुत ही एक्सीलेंट नज़र आती है। तो इससे एक आपको आइडिया लगता है कि जब आप 10-15 कापियाँ देखेंगे, 20 कापियाँ देखेंगे, तो आपको खुद ही कंपैरेटिवली अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा जो अभ्यर्थी है उसको आगे क्या मिलने वाला है। तो वो एक अच्छा है, ट्रेंड है इस समय। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी इस बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लासेज हैं जो इसके बारे में बता रही हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बात है जिसको जो है आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो क्या आपको शुरुआत में लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप तैयारी शुरू कर दिए हैं तो अभी आप लिखना ना शुरू करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा और भी समय दीजिए इसमें अपनी तैयारी को। एक रीडिंग दीजिए, आप पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस के बाद क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद आप किताबों को पढ़िए और किताबों को लिखिए। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि उसका एक आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लेखन का अभ्यास है वो एक आर्ट है। तो आर्ट क्या होता है कि एक अभ्यास से ही उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। कोई भी कला है जिसको आप अभ्यास करेंगे तभी पारंगत हो पाएंगे। जैसे ये क्रिकेट मैच की तरह होता है, कोई दर्शक है, दर्शक को आप बोलेंगे कि ये बल्ला पकड़िए, आप बैटिंग करिए, आप तो बहुत मैच देखते हैं, तो वो अच्छा बैटिंग नहीं कर पाएगा, आप जानते हैं, जब तक कि वो बैटिंग का अभ्यास नहीं किया होगा। तो इसलिए अभ्यास करना जरूरी होता है। और अभ्यास किस स्टेज में करना चाहिए, क्या शुरुआत में अभ्यास शुरू कर देना चाहिए? तो शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप जानते नहीं रहते हैं, उसका जो है प्लस माइनस नहीं जानते हैं, आप सही चीज़ नहीं जानते हैं, तो गलत चीज़ का अभ्यास करेंगे तो त्रुटिपूर्ण अभ्यास जो होता है वो ना अभ्यास करने से भी ज़्यादा खराब स्थिति में आता है, क्योंकि आप गलत चीज़ें जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो अभ्यास है उसको मेरे ख्याल से आपको शुरू करना चाहिए। जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस एक स्टेज के बाद आती है। इसका जो पहला स्टेप होता है ये होता है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट आप जब कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे इतिहास पढ़ना, भूगोल पढ़ना, राज्य व्यवस्था पढ़ना और भी अन्य चीज़ें अर्थव्यवस्था से जुड़ी या सामान्य धन के या आपके वैकल्पिक विषय की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट से ही शुरू करना चाहिए। कंसेप्ट से क्या होता है कि आपका एक ओवरऑल व्यू उसके बारे में बन जाता है और वो उस अपने विचार को पुष्टि करने के लिए उसमें तथ्य और आंकड़ों की जरूरत होती है। तो उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है फैक्ट्स का। तो ये ऐसे हैं स्टेज। आप पहले कंसेप्ट पे आपको जो है ध्यान देना चाहिए, उसके बाद आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, और कंसेप्ट्स और फैक्ट्स जब आप तैयार हो जाएं तब आपको जो है ये राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। ये क्रम होता है आपके पढ़ने का भी।
अगर आप इस क्रम में पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर उत्तर लिखेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट और फैक्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं कि एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे क्या कंसेप्ट होता है, क्या फैक्ट होता है, दोनों कैसे अलग होता है, ये मुझे आज तक पता ही नहीं चला। वो सीनियर थे, आज चयनित भी हैं, नौकरी करते हैं। तो इसमें आपसे ये नहीं पूछने जा रहे एग्जाम में कि कंसेप्ट और फैक्ट्स क्या होता है, अंतर बताओ। आप बस इनका अंतर संबंध समझ लीजिए एक सामान्य भाषा में, ये कि कंसेप्ट और फैक्ट्स का संबंध उसी तरह का होता है जैसे किसी वकील की दलील होती है। कोई वकील कहता है कि जैसा ये मेरा मुवक्किल निर्दोष है, इसने हत्या नहीं की है। जज साहब के सामने वो चिल्लाते रहे, लेकिन जज साहब नहीं मानेंगे। जज साहब कब मानेंगे? जब वो तथ्य और साक्ष्य उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में वो प्रस्तुत करेगा। तो वकील की दलील की तरह होता है। आपकी जो कॉपी होती है, जिसमें आप उत्तर लिखते हैं, वो सेम एज इट इज वकील के दलील की तरह ही होती है। आप किसी चीज का उत्तर लिख रहे हैं तो आपको उसके पक्ष में देना होता है, या किसी चीज से आप सहमत नहीं हैं तो उसके विपक्ष में आपको जो है तथ्य और आंकड़े देना होता है। आप साधारण तौर पे जैसे इतिहास की शुरुआत का एक आप क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें आता है कि 18वीं शताब्दी का एक अंधकार युग था, तो आप ऐसे कह देंगे तो हाँ अंधकार युग था, तो उस समय क्या क्या विचार आए हैं उन विचारों को देंगे, उन विचारों के समर्थन में आप तथ्य और आंकड़े देंगे, तब वो पुष्टि होगी उसकी। या आप नहीं भी उसको मानना चाहते हैं तो आप उसके विरोध में भी तर्क दे सकते हैं कि नहीं साहब, ये जो रीजनल पावर थे वहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी थी शिफ्ट हो गई थी, तो कोई अंधकार नहीं था, ये भी विचार है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको आपको एक तरह से पुष्टि करना ही पड़ेगा, वो तभी आपको एक प्रभावी विचार हो सकेगा और उसको जो है कोई मानेगा। तो ये एक बेसिक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आपको कोई उत्तर अगर कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हमें एक मॉडल आंसर दे दीजिए तो उसका हम अभ्यास कर लेंगे पढ़ करके। ये नहीं हो पाएगा। आप ऐसे हजारों को मॉडल आंसर आपको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी कि हमें प्रश्न के अनुसार उत्तर को कैसे जो है बनाना है और उत्तर को कैसे हमें प्रस्तुत करना है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी उत्तर आदर्श उत्तर नहीं होता है। आपको एक अच्छा उत्तर लिखने का होता है। तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए 2-3 चीजें होती हैं, जिसमें कि आप ये मान लीजिए कि उसके एक तरह से डिवीजन करते हैं तो आपको एक इसेंशियल पार्ट मिलेगा जो जरूरी है, और ये आपको उत्तर में लिखना ही लिखना है। जैसे पहला चीज इसमें हो गया कि जो चीज आपसे पूछी गई है वही आप लिख रहे हैं, मतलब कि आप एक सही उत्तर लिख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो जो आपसे पूछा गया है वो आप लिख रहे हैं, मतलब कि सभी डायमेंशन कवर कर रहे हैं। डायमेंशन और फैसेट्स, आप सभी डायमेंशन और फैसेट्स कवर करेंगे तो वो एक अच्छा उत्तर होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको एक कोई प्रश्न है, उस प्रश्न से आपके कई तरह के उत्तर हो सकते हैं जो सही हो सकते हैं, लेकिन सही होने के बावजूद जो सबसे सटीक उत्तर हो वो सबसे सटीक उत्तर लिखना ज्यादा सही होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम आपसे ये पूछें, जैसे आपसे ये पूछा गया कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में क्या फर्क होता है, तो आप क्या उत्तर बताएंगे? क्या जो भी आप उत्तर बताइए, आप जानते हैं उसका उत्तर बैंक में और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर होता है। लेकिन अगर कोई ये उसका उत्तर लिखता है कि बैंक के सामने लेटर बॉक्स नहीं होता है और पोस्ट ऑफिस के सामने लेटर बॉक्स होता है, तो गलत तो नहीं कह रहा है, सही कह रहा है।
लेकिन जो पूछ रहा है प्रश्न, वो प्रश्न ये नहीं है, उसकी मंशा ये नहीं है। बैंकिंग का प्रोसीजर क्या है, उसके एक्ट्स क्या हैं, उसके प्रोविजंस क्या हैं, और पोस्ट ऑफिस में क्या है उसकी जमाएं और बैंक से संबंधित जो एक्टिविटी है उसमें क्या लिमिटेशंस है, ये आपको डिफरेंस बताना है। तो ये चीज़ आपको एक सटीक उत्तर हो गया। सटीक उत्तर ये नहीं होगा कि वहाँ पे पोस्ट बॉक्स होता है और वहाँ पे पोस्ट बॉक्स नहीं होता है। तो इस तरह से आप उसका एक सटीक उत्तर लिखते हैं। दूसरी चीज कोई जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं वर्ड लिमिट के बारे में, तो वर्ड लिमिट फॉलो करना बहुत जरूरी है। सब पूरे पेपर में दिया रहता है कि शब्दों की सीमा का पालन करना है। तो शब्दों की सीमा का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं और आपका उत्तर असंतुलित हो जाता है। जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है उससे आप ज़्यादा लिख देते हैं, समय ज़्यादा लग जाता है, बाकी क्वेश्चन उससे प्रभावित हो जाते हैं। जो आप लिखते हैं वो भी अनुशासन में नहीं लिख पाते हैं और डिसिप्लिन हो जाता है, तो वो आपका एक खराब उत्तर हो जाता है। तो इसके वर्ड लिमिट आपको जो है फॉलो करना चाहिए। और अगली चीज ये है कि आपका उत्तर जो है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये हो गया कि दो तीन तरह का बैलेंस होता है। एक तो फैक्ट्स का बैलेंस हो गया और कंसेप्ट्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली खाली कंसेप्ट लिखे जा रहे हैं, कोई सपोर्टिंग फैक्ट्स नहीं है। दूसरी चीज ये भी नहीं होना चाहिए कि आप तथ्य आंकड़े लिखे जा रहे हैं, उसमें ना कोई विचार है ना कोई अवधारणा है, तो वो भी उत्तर एक खराब उत्तर माना जाता है। और एक इसमें ये भी है बैलेंस में कि आपको जो प्रश्न पूछा गया है और उसके एक दो पार्ट हैं, उसके एक दो डायमेंशन हैं, वो उसमें संतुलन होना चाहिए। कोई चीज अगर आपसे पूछी जाती है कि आप बताइए कि 1857 के विद्रोह में क्या कारण था, तो कारण में बहुत सारे कारण होंगे, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक सब कारण होंगे। आप कोई एक कारण या दो कारण को खूब डिटेल में लिख रहे हैं, बाकी को एक लाइन में दो लाइन में निपटा दें, तो वो एक खराब उत्तर हो जाता है। आप जानते हुए भी वो एक खराब उत्तर हो जाता है। तो इस चीज का भी बैलेंस रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड के मुताबिक आपको जो है अपना उत्तर लिखना चाहिए। और भी है संतुलन में चीजें, लेकिन उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कि एक अच्छा उत्तर तभी माना जाएगा, ये अमूमन ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें जो है सपोर्टिंग होती हैं। सपोर्टिंग का मतलब ये हुआ कि सपोर्टिंग में एक तो आपको आना चाहिए प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन कैसा है, देखने में अच्छा लगना चाहिए, मतलब सुंदर और आकर्षक हो। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसको एग्जामिनर देखता है तो उसको भी पढ़ने में मन करता है। आपको भी 10 कॉपी आपको दे दी जाए तो जो सबसे अच्छी लगेगी उसको थोड़ा आप पढ़ेंगे, उसको विचार करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। अच्छा, अगली बात ये है कि जो आपका राइटिंग होनी चाहिए वो पठनीय होनी चाहिए। पठनीय इसलिए होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि अगर राइटिंग पठनीय नहीं होगी तो आपको उत्तर काट लिए जाएंगे। तो इसलिए आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ा जा सके। अब राइटिंग बहुत अच्छी बनाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड में और उसकी राइटिंग में दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आप 3500, 4000 या 3200 ऐसे शब्द लिखने रहते हैं 3 घंटे में, और प्रैक्टिकली वो 3 घंटा नहीं होता है, थोड़ा उससे कम ही होता है, 10-15 मिनट 20 मिनट आप कम ही मान के चाहिए। तो उतनी देर में आपको इतने शब्द लिखने रहते हैं, तो आपको स्पीड भी बनानी है और राइटिंग भी अपनी अच्छी रखनी है, सुंदर रखना है, आकर्षक रखना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, हेडिंग कहीं डालना हो वहाँ पे डालना है। तो ये चीज़ें आप जो है उसमें रहनी चाहिए। जो आपकी भाषा हो वो भाषा बहुत
गूढ़ ना हो, बहुत आलंकारिक ना हो, बहुत अनौपचारिक ना हो। तो ये औपचारिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, अखबारी भाषा से बचना चाहिए। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो टर्मिनोलॉजी होती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो भाषा के संदर्भ में ये है, अलग से फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, उसमें दूसरी चीज ये है कि जो आपके उत्तर का स्ट्रक्चर है, जिसको प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, मेनली हुई स्ट्रक्चर में ये है कि एक दो तीन चीजें हैं। वैसे तो कहने के लिए कहते कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द राइटिंग है, वो ये कहता है कि जो इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है, ये उसके पार्ट हैं। जो इंट्रोडक्शन है वो पूरे बॉडी का प्रोजेक्शन देता है, वो आगे बताता है कि हम क्या आगे लिखने वाले हैं। और जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ इंटरलिंक होने चाहिए, और पैराग्राफ की जो पहली पंक्ति है वो जो है पूरे पैराग्राफ को प्रोजेक्ट करती है और एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। और उसके बाद एक कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन के भी कैसे लिखते हैं उसको भी बात करेंगे। बहुत क्या क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आनी चाहिए, मेन बॉडी में क्या क्या आनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है राइटिंग का, उसको फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि आप उसके जाल में फंसेंगे तो थोड़ा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आजकल जो पेपर का ट्रेंड है वो ये है कि सामान्य अध्ययन आपको लिखना है, शब्दों की सीमा है 200 या 150 या 250 इस तरह। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। उसमें आपको ये कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पॉइंट्स में लिखने का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसका भी एक बात करेंगे कि उसको कैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें बहुत ज़्यादा हमें उस स्टैंडर्ड पे भी जाना है कि राइटिंग का क्या स्टैंडर्ड होता है और कैसे होता है। लेकिन आपका बिलो स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। तो वो बाद में ये करके बात करेंगे उसमें।